सासुके ने अपने सुसानु के तीर को सीधे ससोरी की तरफ एम किया, लेकिन जैसे ही ससोरी ने यह देखा, उसने तुरंत सामने बहती नदी पर जोरदार फायर जुत्सु छोड़ा। एक पल में ही चारों ओर घना स्टीम फैल गया और ससोरी की पूरी बॉडी उस धुएं में गायब हो गई। टारगेट खो जाने के बाद सास्के ने बिना एक पल गनवाए अपने सुसुनु एरो को सीधा आगे के पपेट्स पर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर सिर्फ 3 पपेट्स को ही तबाह कर पाया। अब 100 पपेट्स फॉर्मेशन ने सास्के के सुसानु को चारों तरफ से घेर लिया। भले ही वो सुसानु की डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन ससोरी बार बार लगातार अटैक कर रहा था। वो चाहता था कि सास्के को मजबूर करे ताकि वो लंबे समय तक सुसनु बनाए रखे और उसकी चक्रा जल्दी खत्म हो जाए। सासुके सब समझ चुका था। वो ससोरी की स्ट्रैटेजी पहचान गया था। उसने अपने सुजनु के हाथों में 2 चमकती हुई तलवारें बना लीं और फिर शुरू हुई एक और भयानक लड़ाई। जहां जहां वो तलवारें चलीं, वहां वहां पपेट्स चूर चूर होकर बिखर गए। ये देखकर सासोरी ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी पीठ के पीछे लगे दूसरे स्क्रोल को लो एक्टिवेट किया और फिर एक हाई प्रेशर वाटर ब्लेड को सीधे सास्के की तरफ लॉन्च कर दिया। वो वाटर ब्लेड इतनी ताकतवर थी कि आसमान के बादलों को भी मिटा सकती थी। वो वाटर ब्लेड इतनी तेज थी कि अगर वो चाहे तो सुसानु की आर्मर को भी चीर दे। सास्के हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन था? लेकिन उसी वाटर ब्लेड ने ससोरी की असली लोकेशन भी उजागर कर दी थी। सुसानु ने बिना देर किए सीधे ससोरी की तरफ अपनी तलवार झोंक दी। लेकिन सासोरी ने दोनों हाथ नीचे करके उसी वाटर ब्लेड के रिवर्स पुश का इस्तेमाल किया और उस वार से बाल बाल बच गया। उसी पल सास्के ने अपनी चाकरा को कंसंट्रेट किया और सुसनु के अंदर से 10 शैडो क्लोन्स तैयार कर दिए। हर क्लोन के हाथ में थी एक स्टील वायर रोप और सबके सब बिजली की रफ्तार से पपेट्स की ओर झपट पड़े। लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि सारे शैडो क्लोन्स उन पपेट्स के हमलों से गायब हो गए। सासोरी हंस पड़ा। आखिर में बस एक बच्चा ही तो है। पर सासोरी की यह हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी पल सास्के ने सुजनु की विशाल मुट्ठी उठाई और जोर से घुमाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो सारी स्टील वायर्स जो उसके क्लोन्स ने पहले पपेट्स पर बांधी थीं, एक साथ खिंच गईं। पूरी पपेट आर्मी अचानक एक ही जगह पर संकुचित हो गई और अगले ही पल सास्के ने पूरी ताकत से अमाटेरासु छोड़ दिया। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा 100 पपेट फॉर्मेशन काले आग के समंदर में झलकर राख हो गया। ससोरी के चेहरे पर अब सन्नाटा था। वो भी हैरान था कि सास्के ने इतना परफेक्ट काउंटर कैसे किया। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराया। लगता है अब वक्त आ गया है असली ताकत दिखाने का। और तभी ससोरी ने अपनी पीठ के पीछे लगा चौथा स्क्रोल एक्टिवेट कर दिया। वो स्क्रोल जिसे उसने अपने पिछले जन्म तक में कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो चौथा स्क्रोल एक्टिवेट होते ही उसके सामने एक एक करके 10 समनिंग मास्टर्स खड़े हो गए। उन सब ने एक साथ अपने हाथ सील साइंस पर रखे और जमीन हिलने लगी। अगले ही पल जमीन से उठे घने धुएं के बादल और उसी स्मोक में से प्रकट हुआ एक विशाल पपेट, जो किसी और का नहीं बल्कि वन टेल शुकाकू का था। सास्के की आंखें चौड़ी रह गईं। ये शुकाकू पपेट फॉर्म है? उसने तुरंत फिर से अपने सुजनु को एक्टिवेट किया। शुकाकू पपेट ने जोरदार सक्शन फोर्स पैदा की, जिसने सुजनु को जमीन पर ही जकड़ दिया। और उसी वक्त हवा को चीरती हुई एक चेन कैनन ब्लास्ट सीधे सास्के की ओर आई। एक खींच, एक धक्का, बस इतना ही काफी था कि सास्के का सुसानु पल भर में टूटकर बेहतर बिखर गया। सास्के जमीन पर गिरा, बुरी तरह घायल। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपना जुत्सु मल्टीपल डोमेन बाइंडिंग एक्टिवेट किया, जहां सैकड़ों चाक्रा वाइन्स उठकर शुकाकू पपेट को बांधने लगे। मगर शुकाकू ने पलक झपकते ही अपने शरीर से सैकड़ों स्पाइरल ब्लेड्स निकाल दिए और पल भर में उन सारी चाक्रा वाइन्स को काटकर हवा में उड़ा दिया। धुआं छंटते ही सास्के की नजर जो चीज पर पड़ी, वो देखकर उसके पसीने छूट गए, क्योंकि शुकाकू पपेट अपने मुंह के सामने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तैयार कर रहा था। सास्के की शेरिंगन तेजी से घूमने लगी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत झोंक दी और अपनी आंखों की प्यूपिल पावर को पूरी तरह जलाकर थर्ड फॉर्म सुजनु एक्टिवेट कर दिया। फिर उसने अपने ब्लैक फ्लेम एरो एमेटेरासु बोल्ट को सीधा उस टेल्ड बीस्ट बॉम्ब पर छोड़ा। दोनों अटैक्स आसमान के बीच टकराए और एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ दोनों की एनर्जी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गई। धूल और आग के बीच दोनों दैत्य फिर से एक दूसरे की ओर बढ़े। उनकी हर एक चाल से जमीन कांप रही थी। अटैक पावर के मामले में सास्के अब आगे था, लेकिन शुकाकू की सैंड डिफेंस हर वार को चुपचाप सोख लेती थी, मानो रेत खुद उसे बचा रही हो।
सास्के को मानना पड़ा। ससोरी की पपेट आर्ट सच में पूरी दुनिया में बेमिसाल थी। उसने शुकाकू की असली ताकत को लगभग पूरी तरह दोबारा बना दिया था। आसमान में गूंज रही थी भारी भरकम गरजती हुई बिजली। अब किरिन के लिए सारे कंडीशंस पूरी हो चुकी थीं। लेकिन सास्के जानता था सिर्फ किरिन से यह विशाल शुकाकू पपेट सोल्जर नष्ट नहीं होगा। अब उसे वही अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसने सुजनू का हाथ ऊपर उठाया। आसमान की बिजली उस हाथ में इकट्ठी होकर चिदोरी का रूप लेने लगी। इसके बाद सास्के ने व्हाइट कर्स मार्क की एनर्जी को सुजनू पर फैला दिया और अब वो चिदोरी लाइटनिंग चमकते हुए सफेद रंग में बदल गई। ससोरी की आंखें फैल गईं। वो लड़का एक सच्चा मॉन्स्टर है। उसने फिर से टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाया और उसके अंदर शुकाकू नो यारी शुकाकू से स्पीयर को मिला दिया। दोनों के अल्टीमेट अटैक्स आमने सामने टकराए और वो विशाल शुकाकू पपेट पूरी तरह राख में बदल गया। इस एक्सप्लोजन की अफरा तफरी में सास्के ने चिदोरी ryuken सीधा ससोरी के फ्लैश कोर में घोंप दिया। वो जानता था कि उसके पास नारुतो की तरह बेट्सु तेंजो सेपरेट हेवन टेक्निक नहीं है, इसलिए उसने अपने दुश्मन का अंत करना ही बेहतर समझा। ससोरी ने बिना किसी पछतावे के मुस्कुराते हुए चियोबासामा के लिए अपने आखिरी शब्द कहे और फिर शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ देर बाद जैसे ही सास्के वहां से चला गया, काली घुमावदार स्पेस वॉर्टेक्स धीरे धीरे घूमने लगी। वो था टोबी। उसने जमीन पर पड़े ससोरी के शरीर को देखा और कुछ पल खामोश खड़ा रहा। चारों तरफ जल रही थी आमातेरासु की काली आग, जिससे साफ था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इताची का छोटा भाई सास्के ही था। टोबी ने ससोरी के हाथ से उसकी ग्युकुन्यू रिंग जेड मेडन रिंग उतारी और अपने हाथ में पहन ली। अब वो AFA के रूप में मंच पर आने वाला था। इस बीच अंधेरी गुफा में अकत्सुकी मेंबर्स की होलोग्राम प्रोजेक्शंस इकट्ठी हो गई थीं। ससोरी की मौत की खबर सुनकर सब चौंक गए और जब पता चला कि कातिल वही है जिसने मंजेक्यो शेरिंगन जागृत किया है, सबकी नजरें पेन से होती हुई इताची पर टिक गईं। लेकिन इताची बस खामोशी से अंधेरे में देखता रहा, बिना एक शब्द कहे। अब अकात्सुकी ने सास्के और ओरोचिमारू की इस हरकत को अपने संगठन के लिए सीधी चैलेंज माना और पेन ने ठंडी आवाज में कहा, अब खेल शुरू होता है। अकात्सुकी अब पूरी ताकत से ओरोचिमारू को खत्म करने के लिए तैयार थी। उनका पहला कदम था ओरोचिमारू के उत्तरी बेस को पूरी तरह नष्ट कर देना। इस मिशन के लिए डेइदारा और एफे टोबी को भेजा गया, जो अब ससोरी की जगह टीम में शामिल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू का नॉर्दर्न बेस उसकी कर्स मार्क रिसर्च का सबसे अहम ठिकाना था। जब सास्के को पता चला कि वहां कारेन, सुइगेत्सु और जुगो मौजूद हैं, वो बिना एक पल गंवाए उनकी मदद के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब सास्के और उसकी टीम वहां पहुंची तो पूरा बेस पहले से ही राख में बदल चुका था। जमीन पर बस जले हुए पत्थर और मलबा बचा था। सास्के के चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। फिर भी उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे यकीन था कि कारेन बच गई होगी। आखिर उसकी सेंसरी एबिलिटी इतनी तेज है कि वो किसी भी खतरे को पहले से महसूस कर सकती है। लेकिन जुगो और सुइगेत्सु की हालत को लेकर सास्के के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। और तभी आसमान से गिरी एक और मौत की छाया। दीदारा ने हवा में उड़ते हुए सीधा उस जंगल पर जहां कारेन छिपी थी एक विशाल सिथ्री एक्सप्लोजन क्ले बॉम्ब गिरा दी। बिजली सी गूंज के साथ आसमान फटा और पूरे जंगल को धमाके ने हिलाकर रख दिया। तभी अचानक आसमान से एक तेज सफेद रोशनी चमकी और सास्के की कुसानागी सोर्ड, जो बिजली से लिपटी हुई थी, ने डेइदारा के एक्सप्लोजन क्ले को एक ही वार में 2 हिस्सों में काट दिया। वो पल कारेन के लिए डेजा व्यू जैसा था। वही जाना पहचाना चेहरा, वही एनर्जी। डेइदारा हक्का बक्का रह गया। ये लड़का मेरे एक्सप्लोजन आर्ट की कमजोरी कैसे जानता है? लेकिन जब उसने उन शेरिंगन आंखों में झांका तो सब साफ हो गया। वो वही था जिसने ससोरी को हराया था। उचिहा सास्के! डेइदारा फिर से अपने एक्सप्लोजन क्ले की तैयारी करने लगा, मगर सास्के ने एक झटके में एक्टिवेट किया अपना सुजनू और उसकी ब्लैक फ्लेम एरो आसमान चीरती हुई निकल गई। टोबी की आंखें फैल गईं। ये बच्चा अब इस लेवल तक पहुंच गया है। ब्लैक फ्लेम एरो ने डेइदारा के क्ले ड्रैगन को सीधा भेद दिया और एक विशाल धमाके के साथ एक्सप्लोजन को ट्रिगर कर दिया। जब धुआं छांटा, आसमान में डेइदारा और टोबी दोनों गायब थे। सास्के समझ गया, टोबी जैसे आदमी के साथ वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वक्त जराया किए बिना सास्के कारेन को लेकर बेस लौट आया। वहां ओरोचिमारू ने कोशिश की एडो टेंसे से सुइजेत्सु और जुगो को समन करने की, लेकिन समन फेल हो गया।
इससे सास्के ने राहत की सांस ली। दोनों अब भी जिंदा थे। थकान अब उसके पूरे शरीर में फैल चुकी थी। करेन सास्के के साथ उसके कमरे में लौट गई आराम करने। ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी अगली लड़ाई का इंतजाम हो चुका है। और फिर आया स्पेशल साउंड इफेक्ट। सास्के का अगला मुकाबला होगा हिदन और काकुजू से। ओरोचिमारू जानता था ओत्सुत्सुकी प्लान के लिए बहुत सारा धन चाहिए और काकुजू की पैसे कमाने की क्षमता उसके लिए परफेक्ट थी। उधर फायर कंट्री के बाहर देइदारा अपने पिछले एक्सप्लोजन में दाहिना हाथ खो चुका था, तो पेन ने काकुजू को आदेश दिया कि वो वहां जाकर उसका हाथ जोड़ दे। इसके बाद काकुजू और हिदन निकल पड़े फायर टेम्पल को लूटने के लिए। जब सास्के को उनकी लोकेशन पता चली तो उसने समझ लिया उसकी अगली फाइट अब तय है। लेकिन इस बार सास्के ने लिया एक चौंकाने वाला फैसला। वो अपनी दूसरी लड़ाई में शेरिंगन की पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओरोचिमारू दंग रह गया। शेरिंगन के बिना तो तुम चिदोरी भी नहीं चला पाओगे। तभी सास्के ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से जबरदस्त चाक्रा रोटेशन उठी और अगले ही पल उसके हाथ में बन चुका था नारुतो का रासेंगान। ओरोचिमारू का चेहरा हैरानी से उम्मीद में बदल गया। अब यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी,